Hello everyone, this is Sri. In this video, we are going to discuss about Anita Desai. Anita Desai was born on 24th June 1937, Mussoorie, Uttarakhand. अनीता देसाई का बॉर्न 24 जून 1937 मसूरी उत्तराखंड में हुआ था. बिफोर मैरिज हर नेम वॉज अनीता मजूमदार. बिफोर मैरिज उनका नेम अनीता मजूमदार था एंड आफ्टर मैरिज उनका सरनेम चेंज हो जाता है, दैट इज़ अनीता देसाई. She published her first story at the age of 9. उनकी फर्स्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी when she was 9 years old, जब वो 9 years की थी. She attended Queen Mary's Higher Secondary School in Delhi. उनकी स्टडी हुई है क्वींस मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से and received her BA in English Literature in 1957 from the Miranda House at the University of Delhi. और 1957 में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से. द फॉलोइंग ईयर शी मैरिड अश्विन देसाई, ऑथर ऑफ द बुक बिटवीन एटर्निटीज़, आइडियाज़ ऑन लाइफ एंड द कॉस्मोस. उसके बाद उनकी शादी हो जाती है अश्विन देसाई से, जो ऑथर हैं ऑथर ऑफ द बुक बिटवीन एटर्निटीज़, आइडियाज़ ऑन लाइफ एंड कॉस्मोस के. In 1993 में she became creative writing teacher at Massachusetts Institute of Technology. 1993 में क्रिएटिव राइटिंग टीचर वो बनती हैं एट Massachusetts Institute of Technology में. देसाई हैज़ taught at Mount Holyoke College, बरूच कॉलेज एंड स्मिथ कॉलेज. अनीता देसाई ने टीचिंग भी की है माउंट होलियक कॉलेज में, बरूच कॉलेज में एंड स्मिथ कॉलेज में. शी इज़ द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स. अनीता देसाई रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर में फेलो रही हैं एंड ऑनरेरी फेलो ऑफ गिटन कॉलेज और गिटन कॉलेज में भी, कैम्ब्रिज, टू विच शी डेडिकेटेड बाउमगार्टन्स बॉम्बे. उनका वर्क है बाउमगार्टन्स बॉम्बे, इन्होंने इसे डेडिकेट भी किया है गिटन कॉलेज कैम्ब्रिज को. शी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज़ 3 times एंड बुकर प्राइज़ के लिए 3 times 3 बार शॉर्टलिस्टेड भी हो चुकी हैं. In 1958, she collaborated with P. Lal and founded the publishing firm Writers Workshop. 1958 में पी लाल के साथ में उन्होंने पब्लिशिंग फर्म राइटर्स वर्कशॉप को फाउंड किया था. इन 1993 अ फिल्म एडेप्टेशन ऑफ अ नोवेल इन कस्टडी, उनका वर्क है, उनका नोवेल है इन कस्टडी, जिसपे 1993 में एक फिल्म भी बन चुकी है, वॉज मेड बाय मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस. किसके द्वारा बनाई गई है? मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस. डायरेक्टेड बाय स्मेल मर्चेंट, डायरेक्ट किया स्मेल मर्चेंट ने, एंड स्क्रीन प्ले बाय शाहरुख हुसैन, एंड स्क्रीन प्ले किया है शाहरुख हुसैन ने. इट वॉन द 1994 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर. 1994 में बेस्ट पिक्चर के लिए मेडल भी मिल चुका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल. शी इज़ ऑन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द ललित कला अकादमी एंड ललित कला अकादमी में एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर भी हैं. हर वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स सच एज कल्चरल आइडेंटिटी, द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ फैमिली एंड रिलेशनशिप्स. उनके वर्क्स में मोस्टली हमें क्या थीम देखने को मिलती है? उनके नोवेल्स में कल्चर से रिलेटेड देखने को मिलती है, क्लैश दिखते हैं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में, एंड फैमिलीज़ की रिलेशनशिप्स की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी देखने को मिलती हैं. नोवेल्स हैं ट्राई द पिकॉक 1963 में आया था, वॉइसेस इन द सिटी 1965 में, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971 में आया, वेयर शैल वी गो दिस समर 1975 में, फायर ऑन द माउंटेन 1977 में, क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में, इन कस्टडी 1984 में, बाउमगार्टन्स बॉम्बे 1988 में आया, जर्नी टू इथाका 1995 में, फास्टिंग फीस्टिंग 1999 में, द जिगजैग वे 2004 में, चिल्ड्रंस बुक, द पिकॉक गार्डन 1975, कैट ऑन अ हाउस बोट
1976, The Village by the Sea 1982. Awards. In 1978, Winifred Holt Memorial Prize for Fire on the Mountain. इनका नोबल है फायर ऑन द माउंटेन, जिसके लिए 1978 में विनीफ्रेड होल्ट मेमोरियल प्राइज़ इन्हें मिला। 1978 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 1980 में शॉर्टलिस्ट हुई बुकर प्राइज़ के लिए। नोवेल था क्लियर लाइट ऑफ द डे। 1983 गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़। गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ मिला किस वर्क के लिए? द विलेज बाय द सी। इसमें एक इंडियन फैमिली की स्टोरी दिखाई गई है इस वर्क में। 1984 में अगेन शॉर्टलिस्टेड हुई बुकर प्राइज़ के लिए इन कस्टडी नोवेल के लिए। 1999 शॉर्टलिस्टेड बुकर प्राइज़ फॉर फास्टिंग फीस्टिंग। 2000 अल्बर्टो मोराविया प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 2003 बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। 2007 साहित्य अकादमी फेलोशिप। 2014 पद्म भूषण। क्राई द पिकॉक, इनका फर्स्ट नोवेल है क्राई द पिकॉक। दिस नोवेल इज अबाउट अ यंग वुमेन named Maya, who is haunted by a prophecy that she or her husband will die in the 4th year of their marriage. क्राई द पिकॉक की जो स्टोरी है वो एक वुमेन के बारे में है जिसका नाम माया है, हु इज़ हॉन्टेड बाय अ प्रोफेसी, जो एक भविष्यवाणी से डरी हुई है। दैट वो भविष्यवाणी क्या है? दैट शी और हर हस्बैंड, वो या फिर उसके हस्बैंड, विल डाई इन द 4th year ऑफ देयर मैरिज। उनकी शादी के 4 साल बाद वो या फिर उसके हस्बैंड दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ यूज्ड टू कैरेक्टराइज द प्रोटैगनिस्ट माया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस नोवेल में यूज़ किया गई है, इस टेक्निक में ये नोवेल लिखा गया है। एंड एक्सप्लोर हर ट्रबल्ड साइके, और इस नोवेल में क्या दिखाया गया है, जो प्रोफेसी की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से वो हमेशा जो परेशान रहती है। माया इज़ अ सेंसिटिव एंड इंट्रोवर्टेड यंग वुमेन। माया बहुत ही सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट टाइप की एक वुमेन है, हु इज़ मैरिड टू मच ओल्डर मैन नेम्ड गौतम, जो उसकी एज से एक बड़े, दोनों में काफ़ी एज गैप है उसमें और उसके हस्बैंड में। उसके हस्बैंड का नाम गौतम है। मायाज फादर वॉज वेल्दी एंड डोटिंग, बट हर मदर डाइड व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। जब माया छोटी थी, बचपन में ही माया की मदर की डेथ हो जाती है, और माया के जो फादर हैं वो वेल्दी पर्सन है, और उन्होंने उसकी मदर के बाद उसकी काफ़ी केयर की है, उसे बहुत अच्छे से पैम्पर किया है, उसकी हर एक छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। मायाज ब्रदर लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। माया का जो ब्रदर है वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है। व्हेन मायाज पैट डॉग डाइज, जब माया का पैट डॉग की डेथ हो जाती है, शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ एन अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, तब उसे उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन की याद आती है। उसने क्या भविष्यवाणी की थी? दैट शी और हर हस्बैंड विल डाई इन द 4th year ऑफ द मैरिज, कि वो या फिर उसके हस्बैंड शादी के 4 साल बाद किसी एक की डेथ हो जाएगी। माया ऑब्सेस्ड विद द प्रेडिक्शन बट कन्विंस्ड दैट शी विल बी द वन टू डाई। माया इस प्रेडिक्शन से, इस भविष्यवाणी से परेशान तो होती है, लेकिन तब उसे लगता है कि दोनों में से किसी एक की डेथ होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि उसी की डेथ होगी, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। माया किल्स हर हस्बैंड, तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करती है? अपने हस्बैंड को मार देती है। एक दिन वो अपने हस्बैंड को छत पे ले जाती है और वहाँ से धक्का दे देती है। एंड देन कमिट सुसाइड टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम गिल्ट, और फिर गिल्ट से फ्री होने के लिए वो खुद भी क्या करती है? सुसाइड कर लेती है। वॉइसेस इन द सिटी, दिस नोवेल इज़ अबाउट 3 सिबलिंग्स, मोनिशा, निरोध एंड अमला। ये नोवेल 3 सिबलिंग्स के बारे में है, मोनिशा, निरोध एंड अमला। द नोवेल इज़ सेट इन कलकत्ता, इंडिया, एंड एक्सप्लोर्स द सोशल चेंजेस दैट अक्योर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस नोवेल की सेटिंग रखी गई है कलकत्ता में, और उस टाइम जो भी सोशल चेंजेस आ रहे थे वो इस नोवेल में दिखाए गए हैं। द सिटी इज़ presented as a force that shapes the characters, and the novel emphasizes the negative aspect of living in the city. इस नोवेल में क्या दिखाया गया है, किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया गया है? सिटी लाइफ जो होती है, सिटी अर्बन एरियाज़ की जो लाइफ है, शहरों की जो लाइफ है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है, सच एज क्राउड्स, नॉइज एंड लैक ऑफ प्लेसेस टू थिंक। जैसे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, शोर रहता है, इस तरीके के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इस नोवेल में दर्शाया गया है। मोनिशा इज़ द ओल्डेस्ट सिबलिंग
मोनिशा इज़ द ओल्डेस्ट सिबलिंग एंड इज़ न्यूरोटिक, सेंसिटिव एंड प्रोन टू ओवर थिंकिंग। मोनिशा जो है वो इसमें सबसे बड़ी है एंड इस नोवेल में न्यूरोटिक, सेंसिटिव, वो बहुत ही सेंसिटिव टाइप उसका नेचर है, सेंसिटिव है और ओवर थिंकिंग करती है, परेशान रहती है, सेंसिटिव है, ओवर थिंकिंग करती है। शी मैरीज इनटू अ ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली, उसकी शादी एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में हो जाती है। अमला सीज द सिटी एज अ मॉन्स्टर, अमला सिटी को किस तरीके से देखती है, एक मॉन्स्टर की तरीके से। द नोवेल एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लोनलीनेस, एलाइनेशन एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी। नोवेल में जो थीम है वो दिखाई गई है लोनलीनेस की, अकेलेपन की, अलगाव की। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ फ्रीडम इन लाइफ, और आइडिया ऑफ फ्रीडम इन लाइफ एंड द स्ट्रगल ऑफ पीपल टू मेक देयर लाइफ्स मीनिंगफुल एंड एम्बिशियस। जो लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा जो एम्बिशियस लोग होते हैं उनके इस स्ट्रगल को इस नोवेल में दिखाया गया है। द नोवेल इज़ रिटन इन अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और ये नोवेल भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है। इस नोवेल में भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ किया गया है। बाय बाय ब्लैकबर्ड, द नोवेल एक्सप्लोर्स द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड। इस नोवेल में दिखाया है इंडियन इमिग्रेंट्स, जो इंडिया के लोग होते हैं, बाहर जाते हैं अदर कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में जाते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को बताया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन इमिग्रेंट्स एंड नेटिव, वहाँ के नेटिव लोगों के बारे में जो उसी कंट्री के लोग हैं और इस कंट्री से, इंडिया से जो गए हुए लोग हैं इमिग्रेंट्स, उनके रिलेशनशिप को दिखाया गया है। एंड चेंजिंग इमोशंस ऑफ पीपल, और लोगों के इमोशंस को। द नोवेल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एलाइनेशन एंड लैक ऑफ एडजस्टमेंट। नोवेल में डिस्प्लेसमेंट दिखाया है, एलाइनेशन, अलगाव दिखाया गया है, एडजस्टमेंट की कमी दिखाई गई है, यहाँ से वहाँ जाकर किस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ इंडियंस एंड इंग्लिशमैन इन इंग्लैंड, और साइकोलॉजिकल स्टेट को दिखाया, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट दिखाए गए हैं इंडियंस के और इंग्लिशमैन के, नेटिव पीपल के और इमिग्रेंट्स के। एन इंडियन हु इज़ मैरिड टू सरा, एक इंडियन बॉय जो सरा लड़की से शादी कर लेता है, इस नोवेल का एक कैरेक्टर है। अ यंग बंगाली स्टूडेंट हु इज़ एम्बिशियस टू अटेंड द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अ यंग बंगाली स्टूडेंट, एक यंग बंगाली स्टूडेंट हु इज़ एम्बिशियस टू अटेंड द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो लंदन में पढ़ाई करने के लिए आया है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ही हैज़ डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग टू इंग्लैंड, उसे इंग्लैंड में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। एंड द साइलेंस एंड एम्प्टीनेस ऑफ द सिटी, इमिग्रेंट्स को, यहाँ से इंडिया के जो लोग जाते हैं इंग्लैंड में, तो उस टाइम की, जब ये नोवेल लिखा गया है 90s में, उस टाइम की सिचुएशन को इसमें दिखाया गया है नोवेल में कि कितनी परेशानी आती है लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करने में। द नोवेल इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, नोवेल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अराइवल, डिस्कवरी एंड रिकग्निशन एंड डिपार्चर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नोवेल फोकसेस ऑन द डिस्कवरी एंड रिकग्निशन ऑफ वंस ओन लाइफ। नोवेल का जो फर्स्ट पार्ट है वो फोकस करता है, उसमें क्या दिखाया है, डिस्कवरी एंड रिकग्निशन ऑफ वंस ओन लाइफ। ब्लैकबर्ड्स इन द नोवेल सिम्बोलाइज इंडियन इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड। ब्लैकबर्ड्स को यूज़ किया गया है, किस तरीके से सिम्बोलाइज किया गया है, इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए यूज़ किया गया है इंग्लैंड में। हु आर डिसलोकेटेड, रिजेक्टेड एंड अनवांटेड, जो डिसलोकेटेड हैं, रिजेक्टेड हैं, अनवांटेड हैं, मतलब कि जब जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इंडियन लोग हैं, जाते हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को नापसंद करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि यहाँ के लोग यहाँ से किसी भी तरीके से, इंडिया के लोग इंडिया वापस चले जाएं। इसीलिए इस नोवेल का जो टाइटल है वो रखा गया है बाय बाय ब्लैकबर्ड। ब्लैकबर्ड बोला गया है इसमें इंडियंस को, बाय बाय यानी कि वो यहाँ से चले जाएं।